हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर 2021 के करंट फेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने देखना है। लेकिन सबसे पहले आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। उसके बाद ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और उसके बाद क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा आपका, जो आपको हर एग्जाम के अंदर मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे, आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको मिलेगा वीकली सेक्शन। उसमें भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। इसी तरह से मंथली करंट अफेयर होगा, जिसमें 4 सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ। इसका मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक्स वाइज पीडीएफ। मतलब अगर एक टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इन पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको 3 सेक्शन अलग से मिलेंगे। वो हैं डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों चीजें सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी, और जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट ऑन मंथली बेसिस। जितना भी पास्ट करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज करें। और डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो है वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ भी मिलेगी, ताकि आपको पता लग सके कि एग्जामिनर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। तो आपको फायदे बहुत हैं इस सब्सक्रिप्शन के अंदर। लेकिन ये सारी चीजों के लिए कुछ अलग अलग पे नहीं करना। आपके लिए सिर्फ एक ही काम है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, और उसके बाद लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस यार बहुत कम है, लेकिन अभी जो आपको फायदा है सब्सक्रिप्शन लेने का वो 2 साल का है। उसके मैं रीजन बताता हूं कि अगर आप अभी बाय करोगे तो आपको 2021 के करंट अफेयर सारे मिल जाएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। लेकिन आपको पता है कि यार इसके 3 ही महीने रह गए हैं, तो आप अगर पैसे खर्च करोगे तो थोड़े से उसमें और ऐड करने हैं, तो आपको 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, मतलब अगले साल की मिल जाएगी, क्योंकि अगले साल जब हम लॉन्च करेंगे तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो इसलिए आपको अभी जो है वो इसका फायदा उठाना है। और वैसे भी 1 साल और 2 साल में बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा अगर इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और अगर कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी और नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो 8 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। लेकिन वीडियो को यार लाइक करना है, ये जरूर कर देना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें। अभी सब्सक्राइब करेंगे बटन को, तभी अगला क्वेश्चन आप देखोगे। और शेयर करें अपने एक दोस्त को, अभी शेयर करोगे आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है, नॉवलिस्ट हैं एक, जिनका नाम है अब्दुल रजाक गुरना। तो उनको मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर। देखो अपने आप में ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज लिटरेचर 2021 का किसको मिला है, अब्दुल रजाक गुरना को मिला है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपने बताना है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर है तंजानिया। एग्जामिनर भी ज्यादातर चांस है कि पूछ सकता है, या आपको नाम पूछ लेगा या फिर कंट्री जो है वो पूछ सकता है। और याद रखना है इनका जन्म 1948 में हुआ था। कहाँ पे, ज़ंजीबार में, आप कह सकते हो, जो कि कहाँ पे है, तंजानिया के अंदर है। और ये आजकल एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के अंदर, जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर। मतलब कह सकते हो कि आजकल ये लंदन या इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तंजानिया से बिलोंग करते हैं। अब तक ये 10 नॉवेल्स और बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो लिख चुके हैं, जिसमें से कुछ नॉवेल्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। अब्दुल रजाक गुरना, जिनको 2021 का नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। और इन्होंने जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी हैं, जिसमें इन्होंने किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इनके एरिया के ऊपर कंट्रोल किया, किस तरह से जो है कल्चर और कॉन्टिनेंट जो है वो अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो अलग अलग कंट्री से यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसके कारण जो है वो कल्चर और जो कॉन्टिनेंट के साथ रिलेशन बना है वो जो है वो इसमें बताया गया है अलग अलग नॉवेल्स के अंदर। और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर जो है वो राशि मिलेगी। एक गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा, जिसकी राशि अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ रुपए जो है वो बनेगा। और इनकी पहली जो नॉवल थी वो कौन सी थी, मेमोरी ऑफ डिपार्चर।
और 1987 में जो है ये पब्लिश हुई थी। और फिर इन्होंने एक नॉवल लिखी, मैं आपको कुछ नॉवेल्स बताता हूँ इंपॉर्टेंट। पिलग्रिम्स वे, ये 1988 में दूसरी नॉवल मानी जा सकती है ये। और फिर इन्होंने लिखी पैराडाइज, और ये बुक जो है वो शॉर्टलिस्ट भी हुई थी बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के अंदर। फिर इन्होंने लिखी थी डेजर्शन, ये बुक लिखी इन्होंने। फिर इन्होंने लिखी द लास्ट गिफ्ट, और अभी 2020 में एक बुक लिखी थी इन्होंने आफ्टर लाइव्स। तो ये आपने 5 बुक्स याद कर लेनी है, 6 हो गई हैं टोटल। मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलग्रिम्स वे, पैराडाइज, डेजर्शन, द लास्ट गिफ्ट एंड आफ्टर लाइव्स तो अभी 2020 में ही रिलीज हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया लिटरेचर का हमारे लिए। और साथ में आपने याद रखना है कि 2020 का भी जो है वो किसको मिला था, 2020 का मिला था लुइस ग्लुक को, या लुइस ग्लुक को, किसी भी तरह से याद कर लें। और ये एक लेडी हैं, अमेरिकन पोएट हैं, जिनको अपनी आवाज़ के लिए, पोइटिक आवाज़ के लिए जो है वो ये जो है वो अवार्ड दिया गया था। और अभी तक यंगेस्ट पर्सन जिनको लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला है वो 1907 में मिला था, और वो थे हमारे पास रुडयार्ड किपलिंग। याद रखोगे नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रुडयार्ड किपलिंग यंगेस्ट लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज लेने वाले पर्सन है, मात्र 41 ईयर्स ओल्ड थे। और ये जो अब्दुल रज़ाक गुरना है ये 73 साल के, 73 ईयर्स ओल्ड हैं ये। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल अवार्ड्स रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर की। इसी तरह से आपने मेन का भी याद रखना है, और वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गुरजीत कौर को, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। लेकिन अगर आपको मेंस कैटेगरी में पूछें तो मेंस कैटेगरी में अवार्ड जो है वो किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, तो सी आंसर होगा। तो दोनों याद रखने हैं। लेकिन बहुत ही एक अच्छा दिन रहा इंडियन हॉकी टीम के लिए, क्योंकि इसमें टोटल इंडियन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंदर 8 खिलाड़ियों को जो है वो क्या मिला है, यहाँ पे मेन और वुमेन टीम से अवार्ड मिले हैं। तो मतलब बहुत ही ज्यादा, और पहली बार हुआ है कि इतने अवार्ड जो है वो इंडियन हॉकी टीम को मिले मेन और वुमेन कैटेगरी के अंदर। तो आपने अलग अलग तरह से इसको याद रखना है। बहुत से नाम हैं इसके अंदर, 8 नाम है बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हरमनप्रीत सिंह हो गया, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको विजिबल हो जाए। ये है हरमनप्रीत सिंह, और यहाँ पे आप देख रहे हो गुरजीत कौर। तो इनको जो अवार्ड मिला है, ये भी विजिबल यहाँ पे नहीं है, रेड कर लेते हैं इसको। तो जो इनको अवार्ड मिला है वो कौन सा मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट आप नाम देख रहे हो सविता वुमेन कैटेगरी के अंदर, और पीआर चिरजेश मेन कैटेगरी के अंदर। इनको मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट विवेक सागर प्रसाद देख रहे हो, यहाँ पे शर्मिला देवी आप देख रहे हो। इनको जो अवार्ड मिला है वो भी आपने याद रखना है, ये मिला है राइजिंग स्टार अवार्ड दोनों को, मेंस और वुमेन कैटेगरी में। और यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राम रीड, और यहाँ पे आप देख रहे हो अगला नाम जो है वो सेजोर्ड मैरिजन है। इनको मिला है कोच ऑफ द ईयर, बेस्ट कोच अवार्ड। तो ये आपने याद रखना है, और ये नाम आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। सविता पुनिया आप देख रहे हो यहाँ पे, सविता पुनिया को मिला है गोलकीपर का अवार्ड। शर्मिला देवी को मिला है राइजिंग स्टार का। और सेज्योर्ड मैरिजन, इनको मिला है बेस्ट कोच का अवार्ड। और ये तो आपको पता ही लग गया, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है। और ऐसे ही आप मेंस कैटेगरी में देख सकते हो, ग्राम रीड, इनको मिला है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। विवेक सागर प्रसाद, ये है राइजिंग स्टार हमारे। और पीआर श्रीजेश, बहुत ही फेमस प्लेयर, और इनको मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। और 8 अवार्ड जो है वो इंडियन हॉकी टीम मेंस और वुमेन कैटेगरी में जीत चुकी है। लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 टोक्यो ओलंपिक चैंपियंस जो हैं, जो टीम रही है, उनके प्लेयर्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जताया कि यार वोटिंग सिस्टम ठीक से नहीं हुआ, हमें तो कोई अवार्ड मिले ही नहीं। तो सारे अवार्ड जो है वो इंडियन टीम जो है वो ले गई है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मतलब FIH के बारे में थोड़ा सा याद रखोगे। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, मतलब डॉक्टर नरेंद्र बत्रा आप याद कर सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ल्यूसान में है। ल्यूसान कहाँ पे है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि यहाँ पे देख लो, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, गोलकीपर, राइजिंग स्टार, द बेस्ट कोच अवार्ड। और ये मेंस कैटेगरी है, ये वुमेन्स कैटेगरी है। स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, ले सकते हो इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन दोस्तों याद रखना है, पहले लाइक करना है, अभी इसी वीडियो को लाइक करोगे, अभी एक फ्रेंड को शेयर भी करोगे, और अभी सब्सक्राइब करोगे। और इसमें 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगे नहीं आपको, फटाफट कर दो ये काम। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारस्केप्स,
इंडिया की पहली और ओनली चेन ऑफ ऑब्जर्वेटरी है जो कि अलग अलग जगह पे ऑब्जर्वेटरी प्रयोगशाला जो है वो खोलती हैं। लॉन्च्ड ए सेकंड पब्लिक ऑब्जर्वेटरी, इन्होंने दूसरी लोगों के लिए जो है वो ऑब्जर्वेटरी खोली है, कौन सी स्टेट में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दूसरी ऑब्जर्वेटरी जो है वो खुल रही है लोगों को बताने के लिए अलग अलग तरह की चीजें, साइंस से रिलेटेड, आप कह सकते हो स्पेस से रिलेटेड, और ये हमारे पास खोली जाएगी उत्तराखंड के अंदर। और एग्जैक्ट जगह कौन सी है? भीमताल। कहाँ पे खोली जाएगी? भीमताल के अंदर। और इसका नाम क्या होगा? स्टार गेट ऑब्जर्वेटरी भीमताल, स्टार गेट ऑब्जर्वेटरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार स्केप्स लॉन्च्ड सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भीमताल उत्तराखंड के अंदर आफ्टर कसौनी। और ये कसौनी भी दोस्तों कहाँ पे मिलेगा आपको? उत्तराखंड के अंदर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली भी उत्तराखंड के अंदर है, दूसरी ऑब्जर्वेटरी भी उत्तराखंड के अंदर है। अब इसमें होगा क्या? ये पब्लिक के लिए दोस्तों, ताकि लोग जान सकें अलग अलग एक्टिविटीज को, जैसे सूरज के बारे में जान सकें, उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं, उसकी जो स्पॉट्स हैं उसके ऊपर उसको जान सकें। ठीक है, इसमें जो है वो रात को जो है वो कुछ शो दिखाए जाएंगे जिसमें इनको आप कह सकते हो कि तारे कैसे बनते हैं, किस तरह से, सारी चीज़ें जो है वो लोगों को बताई जाएंगी। इसमें एस्ट्रोफोटोग्राफी के बारे में बताया जाएगा, मतलब आप कह सकते हो लोगों को इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो स्टारस्केप्स का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। और उत्तराखंड के बारे में याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। लेकिन आपको पता होना चाहिए रिसेंटली जो है वो गवर्नर चेंज हो गए। पहले तो बेबी रानी मौर्य थी, लेकिन अब कौन बन गए हैं? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है वो अब क्या बन गए हैं? गवर्नर हैं उत्तराखंड के। और यहीं पे आपको मिलेगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको मिलेगा इंडिया का पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। फायर बोल्ट एक कंपनी का नाम है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये आपने मुझे बताना है कि किसको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रिसेंटली बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं फायर बोल्ट जो है वो स्मार्ट वेरिएबल ब्रांड है, मतलब आप कह सकते हो ये ईयरफोन्स बना देते हैं, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स बनाते हैं, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स और हेडफोन्स बनाते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं, साउंड बार्स बनाते हैं। तो ये तरह की कंपनी है। और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? विराट कोहली को। तो याद रखना आंसर क्या होगा? बी। इसका मतलब विराट कोहली अब इन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे और इनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और आपने याद रखना है एक बहुत ही फेमस एक्टर विकी कौशल, बेसिकली नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं विकी कौशल। और विकी कौशल जो है वो पहले ब्रांड एम्बेसडर थे इस फायर बोल्ट के, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे देख सकते हो फायर बोल्ट रोप्स विराट कोहली एज द ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है 5th एडिशन हुआ है दोस्तों एक एक्सरसाइज का, इंडिया और जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है जिम एक्स। नाम से पता लग रहा है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? ये हुई है अरेबियन सी में। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो एग्जामिनर आपको 3 चीजें पूछ सकता है, एक्सरसाइज का नाम जो कि सब स्टूडेंट्स को आता होगा, नंबर जो है वो सबको नहीं पता होगा तो याद रखना है 5th एक्सरसाइज है, और जगह बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगी लेकिन अफेयर्स क्लाउड के स्टूडेंट को याद रहेगा, ये है अरेबियन सी में हुई है। और इंडिया की तरफ से आईएनएस कोची ने जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। इंडिजीनियस बिल्ड शिप है हमारा और इसने पार्टिसिपेट किया। और इसमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज जो है वो की गई, जैसे वेपन फायरिंग, एंटी सबमरीन एंड एयर वॉरफेयर ड्रिल्स जो है वो इसमें की गई हैं। लेकिन आपने एक एयर फोर्स एक्सरसाइज भी दोनों की याद कर लेनी है जो आप कह सकते हो इंडिया और जापान की आपस में होती है, और उसका नाम क्या है? शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री। तो ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और जापान की है, लेकिन ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। एक आप याद करोगे मालाबार एक्सरसाइज, लेकिन ये ओनली इंडिया और जापान की नहीं है, इसमें इंडिया है, इसमें जापान है, यूएसए है, और इसमें हमारे पास कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में ज्वाइन किया है। पहले ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अब ये क्वाड एक्सरसाइज हो गई है, क्योंकि ये चारों मिलके कौन सा ग्रुप बनाते हैं? एक क्वाड ग्रुप बना लेते हैं। और क्वाड की इन पर्सन पहली मीटिंग आपस में मिलने वाली कहाँ पे हुई है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जॉ बाइडेन ने उनको होस्ट किया है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु गेट्स द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? तो ये आपने ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया, मतलब टेम्परेरी बेस पे चार्ज दिया गया, जब तक परमानेंट चार्ज नहीं दिया जाता। और वो है अशोक कुमार गुप्ता। शायद आपने नाम सुना होगा अशोक कुमार गुप्ता का। ये जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई है, उसके चेयरपर्सन है। ये क्या है? उसके चेयरपर्सन है। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए।
या फिर आप कह सकते हो जब तक नया बंदा अपॉइंट नहीं होता, या अगर इससे पहले भी लगाना है तो किसी और को लगा सकते हैं। लेकिन अशोक कुमार गुप्ता हमारे लिए अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, एडिशनल चार्ज मिला इनको नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच बैंक हैज पार्टनर विद क्रेड एवेन्यू फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ देयर सिक्योरिटाइजेशन बुक। तो बहुत ही सिंपल है यार, ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है। ये बैंक का नाम पहले देख लो कौन सा है, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक क्या करेगा, क्रेड एवेन्यू को यूज करेगा, मतलब उनके प्लेटफॉर्म को यूज करेगा जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करती है। मतलब आप कह सकते हो कि जितना भी सिक्योरिटीज होंगी फेडरल बैंक की, चाहे वो एसेट सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो मॉर्टगेज सिक्योरिटीज हैं, उनको डिजिटली मैनेज करने का काम जो है वो कौन करेगा, क्रेड एवेन्यू। लेकिन ये सिक्योरिटीज किसकी होंगी, ये होंगी फेडरल बैंक की। तो आप कह सकते हो कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो क्रेड एवेन्यू है वो फेडरल बैंक के साथ मिलके, या फेडरल बैंक जो है वो क्रेड एवेन्यू के साथ मिलके डिजिटली अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर सकता है, देख सकता है, उसको जो है वो मैनेज कर सकता है। तो इससे क्या होगा, उनका जो जितना भी पोर्टफोलियो बड़ा होगा उसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब बैंक्स हो गए, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इस तरह से अपनी सिक्योरिटाइजेशन कर लेती हैं डिजिटली, तो उनको मैनेज करनी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सिंपल है क्वेश्चन। और फेडरल बैंक के बारे में याद रखोगे 1931 में इसको बनाया गया था, लेकिन उसका नाम जो है वो ट्रेवनकोर फेडरल बैंक था। लेकिन 1949 में इसका नाम चेंज करके फेडरल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो श्याम श्रीनिवासन है, श्याम श्रीनिवासन। इसका हेडक्वार्टर एलुवा केरला के अंदर है। और इसकी जो टैगलाइन है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विसेज फॉर ई कॉमर्स प्लेयर्स। देखिए यार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या होता है। देखो, कार्ड में आपको पता है कि एक नंबर होता है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एक इसके बैक साइड पे जो है वो क्या होता है, सीवीवी नंबर होता है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, अगर ये किसी को पता है तो इसका मतलब वो आपके यहाँ से पैसे जो है वो विड्रॉ कर सकता है। बहुत ही आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं इस चीज़ के। तो आरबीआई ने गाइडलाइन दी थी कि इस जो सेंसिटिव डाटा है इसको एक टोकन में कन्वर्ट कर दो, एक टोकन नंबर दे दो उनको। तो वो टोकन क्या करेगा, वो यूनिक होगा, उसमें अल्फाबेटिकल लेटर्स या न्यूमेरिकल डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन जो टोकन होगा बस वो टोकन आपने फिल करना है। उस टोकन के अंदर आपकी ये सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी फिल होगी, तो उसके थ्रू आप पैसे को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और ये रिसेंटली वीज़ा ने कहा है कि हम जो हैं वो ये कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन जो है वो सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, किसके लिए, ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई कॉमर्स प्लेयर्स का मतलब है चाहे वो ग्रोफर्स हैं, चाहे वो बिग बास्केट है, चाहे वो मेक माई ट्रिप है, या और कोई ई कॉमर्स साइट है, तो उसके लिए टोकनाइजेशन सिस्टम वीज़ा ने स्टार्ट किया है। तो टोकनाइजेशन क्या है ये आपको पता लग गया, और इस तरह से आप सेफ, सिक्योर और सीमलेस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हो बिना डरे हुए। तो कई लोग सीवीवी भरते नहीं है, वो सोचते हैं कि यार हमारा कहीं मतलब पता ना लग जाए वेबसाइट को, तो वो ज़रूरत ही नहीं है आपको भरने की। तो एक सेंसिटिव डाटा है तो वो एक टोकन के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, और उस टोकन का यूज़ करके आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, और वो सेव भी नहीं रहेगी उस साइट के ऊपर। तो मतलब टोकन के अंदर है वो डिटेल, तो टोकन नंबर ही पता लगेगा, रेदर देन आपकी पूरे सेंसिटिव डाटा जो है वो उनको पता लग जाएगा। तो बहुत ही फायदा जो है वो यहाँ से होने वाला है। नेक्स्ट आता है, कौन सी कंपनी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी दी फ्रांस, एक फ्रांस की कंपनी के साथ, ताकि दोनों मिलके जो है वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे, और दोनों की कॉपरेशन के साथ हम इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। चाहे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मिडल ईस्ट कॉन्टिनेंट हो, चाहे मिडल ईस्ट वाला एरिया हो, एशिया कॉन्टिनेंट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो दोनों मिलकर चलाएंगे। और ये कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, याद रखना है। और साथ में एक कंपनी है ईडीएफ, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी दी फ्रांस, फ्रांस की कंपनी है। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज में दोनों मिलके जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करेंगे। जब दोनों मिलके काम करेंगे, इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और नॉलेज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि एनटीपीसी का मेन मकसद यहाँ पे है कि एक तो इंटरनेशनल नॉलेज, और साथ में एक ग्लोबल असेस उसको मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे होंगे वो इस कंपनी के पास होंगे, और एनटीपीसी अगर इसकी सहायता करेगा तो ग्लोबल एक्सपीरियंस जो है वो किसको मिलेगा, एनटीपीसी को मिलेगा। तो एनटीपीसी और ये साथ में जो कंपनी है फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी दी फ्रांस, ये दोनों इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाएंगे, और भी जो इस तरह के प्लेयर्स होंगे जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो देखेंगे, और साथ में जो है वो और कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होकर अच्छे प्रोजेक्ट सामने बन के आएंगे। तो याद रखना है, फ्रांस की एक कंपनी के साथ जो है वो टाई अप किया है, जो कि इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। और आपने याद रखना है एक टारगेट जो है वो एनटीपीसी ने रखा हुआ है, वो कितना रखा हुआ है, 60 गीगावाट का।
कि रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम पैदा करेंगे 2032 तक जो उनकी टोटल एनर्जी जनरेशन का जो टारगेट है 2032 तक, उसका 45% जो है वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी से ही आएगा। अगली कंपनी है हमारे पास एमवी। एमवी एक कंपनी है जो कि बेंगलोर बेस्ड आप कह सकते हो कंपनी है, जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग या सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो उन्होंने एक स्टेट के साथ टाई अप किया है कि हम आपकी स्टेट में एक सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, ताकि उस कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो पूरा हो सके और साथ में स्टेट का भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो सकें। और हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। ऑलरेडी इस कंपनी ने एक यूनिट लगाया हुआ है 0.5 गीगावाट का। कहाँ पे लगाया हुआ है ये? बेंगलुरु के अंदर। लेकिन अभी जो है वो ये 3 गीगावाट तक जो है वो पहुंचने की कोशिश में है कि हम 3 गीगावाट की कैपेसिटी का जो है वो एक यूनिट लगा सकें। और ये लगाया कहाँ पे जाएगा कर्नाटका के अंदर? तो एक जगह है जिसको कहते हैं दोबास्पेत, तो वहां पे लगाया जाएगा कर्नाटका के अंदर। और इसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, ऑलमोस्ट 700 to 800 लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में जो स्टेट का रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं वो भी पूरे होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप देख सकते हो एमवी साइंस एमओयू विद द कर्नाटका गवर्नमेंट, ताकि वो 3 गीगावाट का एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा सकें दोबास्पेत में। लेकिन कर्नाटका का आपने याद रखना है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? बसवराज बोम्मई। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं हमारे पास थावरचंद गहलोत जी। और यहाँ के आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं, कुद्रेमुख आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बनेरगट्टा, बांदीपुर आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको मिलेगा दांदेली टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको मिलेगा काली टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको मिलेगा नगरहोल नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? कर्नाटका के अंदर। और कर्नाटका के बारे में याद रखना, कर्नाटका ऐसी पहली स्टेट है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 को इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट, कैबिनेट के 2 अप्रूवल्स हैं जो उन्होंने 6 अक्टूबर को किए हैं, तो उसको थोड़ा सा याद रखना है। वो 2 अप्रूवल्स आप देख लो यहाँ पे कि कौन कौन से हैं। पहला किया है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जो है वो रेलवे के एम्प्लॉइज को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 21 में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। तो इसमें जो है वो कुछ इनको बोनस देगा, हर साल ही मिलता है, लेकिन इस बार जो बोनस मिलेगा वो 78 डेज के बराबर होगा, मतलब 78 दिनों का जो रोजगार होगा उसके इक्विवेलेंट ये जो है वो बोनस दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोनस जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता, किससे? 17,951 से एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब 78 दिनों का रोजगार अगर 19,000 बन रहा है आपका, तो इसका मतलब आपको मिलेगा कितना? 17,951 रुपए ही मिलेंगे, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। ये हर साल ही मिलता है, मतलब ये बोनस जो है वो दशहरा दिवाली, मतलब ये जो फेस्टिवल सीजन है उससे पहले पहले दिया जाता है, ताकि उनको कोई फाइनेंशियली जो है वो प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से त्यौहार जो है वो मना सके। नेक्स्ट, 7 मित्रा पार्क्स बनाने हैं। मित्रा पार्क्स आपको पूछ सकता है किससे रिलेटेड है? याद रखना है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से। और मित्रा का मतलब जो है वो आपने यहाँ पे याद रखना है। एम का मतलब मेगा, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, टी का मतलब टेक्सटाइल, आर का मतलब रीजन, ए का मतलब है अप्रैल। तो इसका मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। तो ये जो है वो पीएम मित्रा के नाम से स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने टेक्सटाइल को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मैच करना है, टेक्सटाइल को अलग अलग जगह पे बनाना है। टेक्सटाइल पार्क्स बनाएंगे तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगी। इससे 7 लाख लोगों को जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे मिलेगी। तो ये दोनों अप्रूवल जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजरल रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं अंदर आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। जो प्रोसीजरल रेट्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के बढ़ा दिए हैं। 400 प्रोसीजरल रेट्स इंक्रीज कर दिए, 20% से जो है वो 400% तक रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो इससे बेनिफिट मिलेगा लोगों को। और जो भी मतलब ट्रीटमेंट करवाओगे उसके रेट्स जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, तो इसका मतलब उनका बेनिफिट जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। और एक नया मेडिकल पैकेज जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, वो है ब्लैक फंगस मैनेजमेंट, जो कोविड के बाद जो है वो काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया, तो उसका एक पैकेज इंक्लूड कर दिया। तो वो अब प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के अंदर कवर किया जाएगा। और ये स्कीम सब बच्चों को पता है कि 2018 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था, और इसमें 5 लाख पर ईयर पर फैमिली जो है वो दिया जाएगा। और इसमें बहुत सी फैमिलीज जो है वो कवर हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 53 करोड़ बेनिफिशरीज जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे करने से पहले आपने अभी इसी टाइम पीरियड पे वीडियो को लाइक करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर ही अगला क्वेश्चन आपने चेक करना है। और कम से कम एक फ्रेंड को शेयर कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, ये आपको फायदा जरूर देगा। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कॉटन डे कौन से दिन मनाया गया? तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन की तरफ से फर्स्ट टाइम जो है वो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है, और ये कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। और थीम क्या है इसका? कॉटन फॉर गुड, ये इसका क्या है?
थीम है। याद रखना है, कॉटन फॉर गुड जो है वो थीम है और इसका मकसद यही है कि जो कॉटन सेक्टर के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको कंट्रीब्यूशन को सलाम करना, उसको सेलिब्रेट करना और कॉटन से रिलेटेड जो ट्रेडिंग पॉलिसीज हैं उसको और बढ़ाना, उसको और अच्छे तरीके से जो है वो क्या करना, इंप्रूव करना, ताकि जो एक चेन है वो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर वो बन सके और उसमें ट्रेड जो है वो अच्छा हो सके। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, उसके बाद यूएसए आता है, उसके बाद चाइना आता है और इंडिया में अगर आप देखोगे महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। और ये कौन सी मिट्टी पे होता है, ये कॉटन जो होती है ये होती है हमारे पास ब्लैक सॉइल के अंदर, ब्लैक सॉइल या इसको रेगुर सॉइल भी कह देते हैं, जो कि आपको महाराष्ट्र के एरिया में भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, फोर्ब्स की ने लिस्ट जारी की है, इंडिया की रिच लिस्ट जारी की है और आपको पता ही है यार सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, मुकेश अंबानी। कितना है उनके पास नेटवर्थ, जो उनकी 92.7 बिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास गौतम अदानी है, गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं। तो उन्होंने उनकी जो नेटवर्थ है वो 74.8 बिलियन है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 20 बिलियन का अंतर है दोनों में। तो ये दूसरे नंबर पे हैं और तीसरे नंबर पे शिव नडार हैं जो कि HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, आजकल चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला कहता है कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है वो कुछ वार्निंग दी है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो पानी की प्रॉब्लम आ जाएगी और भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पानी से जो है वो जूझ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी 2050 तक। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उससे पानी का रिस्क जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे अकाल पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट के कारण हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों को 2050 तक दिक्कत आ सकती है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखना है जेनेवा में है और इसको कब बनाया गया था, 1950 में। नेक्स्ट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 303 करोड़ रुपए दिए हैं कौन सी स्टेट को, ओडिशा को, ताकि वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन का निर्माण जो है वो कर सकें। तो जो नाबार्ड का आप कह सकते हो एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें से इन्होंने 303 करोड़ रुपए ओडिशा स्टेट को दिए हैं ताकि अलग अलग जगह पे ये अपने जो 24 पुल हैं उनका निर्माण कर सकें। तो इसमें आप कह सकते हो बहुत से लोगों को फायदा मिलेगा और 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको फायदा मिलेगा ओडिशा की। नाबार्ड के बारे में याद रखना है, इसको 1981 के एक्ट के थ्रू बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट याद करनी है, 12 जुलाई 1982 को बनाया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी, बी शिवारामन कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन से बनाया गया था और इसके करंटली चेयरमैन हैं जी आर चिंताला और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी को टू सेटअप ऑपरेट TREDS। तो इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फुली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसको कहते हैं BSE टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड, कि वो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो इसके अंदर होता क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इनवॉइस जो है वो क्या कर सकते हो, जनरेट करते हो और ट्रेड के टाइम पीरियड पे उसको डिस्काउंटिंग के लिए जो है वो क्या करते हो, शो करते हो। और उस इनवॉइस को जनरेट करके आप जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो ले सकती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो TREDS है, लाइक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लाइक MSME सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो सबको इकट्ठा करेगा। वहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं अपनी वॉइस को, एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी सेटलमेंट है इनवॉइस से या बिल से रिलेटेड वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है वो इनवॉइस से रिलेटेड है और जितनी भी MSMEs हैं वो इसको क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक लीव्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन 8.3% फ्रॉम जून फोरकास्ट। ये फाइनेंशियल ईयर 22 का है, पहले उन्होंने जून में भी इतना ही किया था, अभी उन्होंने चेंज नहीं किया, वो कहते हैं 8.2%, 8.3% ही करेगा, क्योंकि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन वो तो अब हट गई हैं काफ़ी जगह पे, जिसके कारण जो है वो इतनी ही ग्रोथ जो है वो इंडिया करेगा। नेक्स्ट है, कर्नल ममाडी जो है वो ग्यूनिया के जुनता लीडर जो है वो बन चुके हैं, मतलब उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट की शपथ जो है वो ले लिया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट की, क्योंकि आपको पता है यार ग्यूनिया के अंदर रिसेंटली मिलिट्री ने जो है वो हस्तक्षेप किया और मिलिट्री ने जो है वो पूरा पार्ट जो है वो क्या कर लिया था, अक्वायर कर लिया था। जब पूरा पार्ट अक्वायर कर लिया तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था, अल्फा कॉन्डे, तो याद रख सकते हो अल्फा कॉन्डे, तो उनको हटा दिया और नए प्रेसिडेंट जो मिलिट्री के लीडर हैं कर्नल ममाडी, उन्होंने जो है वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट की शपथ ले ली। और जुनता जो है वो उस मिलिट्री या पॉलिटिकल ग्रुप को कहा जाता है उस कंट्री के अंदर जहां पे बाय फोर्स जो है वो पावर को ओवरटेक किया गया हो, मतलब मिलिट्री ने बाय फोर्स जो है वो ओवरटेक कर लिया, इसलिए उसको जुनता का नाम दिया जाता है। यही म्यांमार के अंदर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है, ग्यूनिया के बारे में जरूर याद रखोगे, इसकी कैपिटल जो है वो कनाक्री है
कोनाक्री, आई थिंक स्पेलिंग यही है, और करेंसी जो है वो गिनियन फ्रैंक है, गिनियन फ्रैंक। क्लियर। और यहाँ पे हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में याद रखोगे 1875 में बनाया गया था। इसके चेयरमैन जो हैं वो जस्टिस विक्रमजीत सेन है। कौन है? जस्टिस विक्रमजीत सेन है। और एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है। आशीष कुमार चौहान। हेडक्वार्टर मुंबई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट आते हैं मेटलाइफ ने अक्वायर कर लिया 15.27% स्टेक पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के अंदर। तो याद रखना है ये 15.27% स्टेक जो इन्होंने खरीदा है, इससे टोटल मेटलाइफ का स्टेक जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 47% से बढ़ गया है। तो इसका मतलब अगर इतना स्टेक हो गया तो ये लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हो गया पीएनबी मेटलाइफ इंडिया का। और ये 30 नवंबर 2000 मतलब नवंबर के महीने के एंड तक ये डील हो जाएगी फाइनल। नेक्स्ट आते हैं 7 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल था लेकिन ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं था कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर जो है वो कब बना है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेगा, तो क्योंकि चारों में से कोई ऑप्शन आंसर नहीं है, तो आंसर जो है वो क्या था? 1945। इंडिया जो मेंबर बना है वो 27 दिसंबर 1945 को बना है। और आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी बनाई गई थी। इसको कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है इसका मेन काम था कि लोगों को या एजेंसीज को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर कंट्रीज को लोन देना है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। और वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज कितनी है? 190। रिसेंटली ऐड जो की गई है वो अंडोरा की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे? कहता है कि हु वर्क्स एज आरबी एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन। जहां पे आरबीआई का ऑफिस नहीं है वहां पे आरबीआई का जो काम है वो कौन देखता है? तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे आराम से आप आंसर को दे सकते हैं, लेकिन अभी पहले वीडियो को लाइक करोगे फिर आंसर दोगे। सब्सक्राइब करना अभी के अभी चैनल को, अभी पहले सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करो और साथ में शेयर कर दो यार अपने एक फ्रेंड को, ये काम जरूर करना है। और बेल बटन को प्रेस कर दो और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये 3-4 काम है, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको लगना नहीं है ये 3-4 काम करने में। और मोटिवेशन इसमें कितने दिनों का मिल जाना है आप सोच भी नहीं सकते। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन वहीं पे मिलता है कि वीडियो कहाँ कब जो है वो आ रहा है। और अफेयर्स क्लाउड का ये वादा कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और पीडीएफ को सब्सक्राइब कर लें यार, 1 साल या 2 साल के लिए, दोनों का प्राइस बहुत कम है। बेनिफिट 2 साल का लेने का है, क्यों? क्योंकि अभी 2021 का अगर लोगे तो 2021 के करंट फेयर दिसंबर तक मिलेंगे और अगले साल के आपको दोबारा से परचेज करने पड़ेंगे। अभी ले लोगे, प्राइस कम है, तो इसका मतलब आपको अगले साल के भी मिल जाएंगे। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। और इसी तरह से खुश रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना आपने। खुश रहोगे तो इसका मतलब एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।